हेलो डियर स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। स्वागत है आप सबका ऑनलाइन एजुकेशन जोन में। तो आज का हमारा क्लास बहुत ही इंपॉर्टेंट होने जा रहा है। आज क्लास में हम बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्नों को जानेंगे, बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक को पढ़ेंगे, कुछ हमारे दैनिक जीवन में होने वाले घटनाओं के बारे में भी पढ़ेंगे। अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हमने पहले क्लास में अपवर्तन के बारे में, अपवर्तनांक के बारे में पढ़ा है। उससे रिलेटेड सभी प्रकार के टॉपिक को क्लियर किया है तथा सापेक्ष और निरपेक्ष अपवर्तनांक कैसे निकालें उन सभी चीज़ों का भी बताया है। अगर आपने उन सभी चीज़ों को नहीं देखा है तो आप हमारे चैनल में पहले क्लास को ज्वाइन कर सकते हैं। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि आज की क्लास में बहुत सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक को पढ़ेंगे, कुछ इंटरेस्टिंग, कुछ दैनिक जीवन में होने वाली क्रियाओं के बारे में भी पढ़ेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। तो जैसा कि आज का हमारा सबसे पहला प्रश्न गया, क्रांति कोण किसे कहते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम जान लेते हैं कि क्रांति कोण किसे कहते हैं। तो आपतन कोण का वह विशेष मान जिसके संगत अपवर्तन कोण का मान 90 डिग्री हो। कितना हो? 90 डिग्री हो। तो आपतन कोण का वह विशेष मान ही क्या कहलाता है? क्रांति कोण क्या कहलाता है। तो हमें क्या करना है, चूँकि हम जानते हैं कि हमारा सतह हो गया, ये हमारा किरण हो गया जो कि आपतित हुआ। तो आपतित तो होगा तो हम ये तो कोई हमारा क्या होगा, एंगल पर ही आपतित होगा। ऐसे तो आपतित होगा नहीं, किसी एंगल पर ही आपतित होगा। तो इसी को क्या करना है, इसको, ये तो हमारा कोई एंगल पर ही आपतित होगा, या तो 30 डिग्री, या तो 60 डिग्री, या तो कुछ भी डिग्री। और अपवर्तन भी होगा, अपवर्तन भी होगा, या तो लंब के नज़दीक जाएगा, ये हमारा परपेंडिकुलर है तो लंब के इधर आएगा, या इससे हमारा दूर भागेगा, या तो दूर भागेगा या तो लंब की ओर हमारा मुड़ जाएगा। तो ऐसा कंडीशन चूँकि हम जानते हैं, ये हो गया हमारा आपतित किरण, ये हो गया हमारा अभिलंब। तो या तो ये इधर आएगा, लंब की ओर झुक जाएगा, या तो लंब से दूर चल जाएगा। ये हमारे दो कंडीशन होते हैं। तो हमें क्या करना है, ये हो गया हमारा अपवर्तन कोण, ये हो गया, अगर लंब की ओर झुका हुआ है तो ये छोटा हो गया, और इससे दूर है तो ये हमारा बड़ा हो गया। ये हो गया हमारा अपवर्तन कोण। तो ये भी तो कोई एंगल पे होगा, ये भी हमारा कोई डिग्री होगा, ये भी अगर हम इससे मापें तो ये भी हमारा कोई एंगल ही आएगा। परंतु अगर हम इस एंगल को क्या कर दें, पूर्ण रूप से 90 डिग्री में चेंज कर दें। देखिए कुछ ऐसा, ये हमारा सतह हो गया, ये हमारा आपतित किरण हो गया, और ये हमारा क्या हो गया, 90 डिग्री पर मुड़ गया। ये तो हमारा, अगर हम इसे लंब की ओर, ये हमारा लंब खींचे तो ये हमारा 90 डिग्री हुआ। ये कितना हुआ, 90 डिग्री हुआ। ये क्या हो गया, हमारा आपतित कोण हो गया। और ये क्या था, हम अपवर्तन था, यानी कि इधर आना था। तो इधर अगर आएगा तो ये छोटा एंगल बनाएगा, परंतु हमें क्या चाहिए था, हमें तो 90 डिग्री चाहिए था। तो 90 डिग्री के लिए क्या किया हमने, इसी रेखा पर कर दिया। तो देख सकते हैं कि हमारा विलंब हो गया, ये हमारा अपवर्तित किरण हो गया। इन दोनों के बीच कितना हो गया, हमारा 90 डिग्री एंगल हमें प्राप्त हो गया। अगर अपवर्तन कोण और एंगल पर न झुककर 90 डिग्री पर हो जाता है तो वो जो मान निकल कर आता है उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम क्रांति कोण कहते हैं। आई होप स्टूडेंट आपको क्रांति कोण की डेफिनेशन अच्छे से समझ में आ गया होगा। आज तक से हम पढ़ते आ रहे थे, आपतन होगा, अपवर्तन होगा, किसी एंगल पर तो होगा, ऐसे थोड़ी हो जाएगा, कोई एंगल पर होगा। परंतु हमें इसमें क्या करना था, हमें अपवर्तन में उस एंगल को किसी एंगल ना मानकर उसे हम पूर्ण रूप से हमें क्या करना था, 90 डिग्री ला देना था। अगर वो हमारा अपवर्तन 90 डिग्री पर होने लगे तो उस प्रकार से बने कोण को क्या कहते हैं, हम उसे हम अपवर्तन कोण नहीं कहेंगे। अपवर्तन कोण तो किसी भी एंगल पे ले लेंगे, परंतु 90 को छोड़कर अगर वही हमारा 90 डिग्री हो जाएगा तो उसे हम क्रांति कोण कहेंगे। इसे हम सी या IC द्वारा सूचित करते हैं। सी या IC, ये सी नीचे होता है, द्वारा हम इसे क्या करते हैं, क्रांति कोण को सूचित किया जाता है। जब हमारा आर क्या होता है, आर मीन्स क्या होता है, 90 डिग्री। तो आपतन कोण किसके बराबर हो जाता है, क्योंकि हम जानते हैं अपवर्तन के दूसरे नियम से क्या होता है, ऐसे हमारा आपतन कोण अपवर्तन कोण के क्या होता है, बराबर होता है। परंतु हमारा अपवर्तन कोण कितना हो गया, अपवर्तन अगर हम आर है तो आर हमारा अगर 90 डिग्री पर मुड़ जाए तो अपवर्तन किस में हो जाएगा, अपवर्तन हमारा चेंज हो जाएगा क्रांति कोण में। और क्रांति कोण का वैल्यू क्या होता है, क्रांति कोण का वैल्यू होता है हमारा IC या C। तो आपतन कोण अपवर्तन कोण के चूँकि बराबर होता है, तो यहाँ पर अपवर्तन की जगह न देकर क्या दे दिया है, हमारा अपवर्तन किसके बराबर हो गया, मान जाइए कि I बराबर होता है हमारा R के, और R बराबर होता है हमारा IC के। तो R की जगह हम IC भी लिख सकते हैं, क्योंकि ये एक दूसरे के बराबर हो गया। तो
क्या हो जाएगा हमारा, आई बराबर में आई सी हो जाएगा, क्योंकि आर की जगह हमने क्या रख दिया, आई सी रख दिया। तो आप इसे छोटे तरीके से भी समझ सकते हैं कि ये भी हमारा एक तरफ से क्रांतिक कोण का डिफिनेशन होता है। इससे हमें क्या देखने को मिला, इस छोटे रूप में हमें देखने को मिला आर हमारा क्या हो गया, 90 डिग्री हो गया। तो आपतन कोण क्या हो गया, क्रांतिक कोण के बराबर हो गया। चूँकि आपतन कोण अपवर्तित कोण के बराबर होता है, परंतु अपवर्तित हमारा किसके है, क्रांतिक कोण के, तो वो डायरेक्टली क्या हो गया, क्रांतिक कोण के बराबर हो गया। एक और नोट्स आप जान लीजिए। नोट्स में मैंने आपको बताया था, मैं आपको पिछले कुछ वीडियो से बताते आ रही हूँ कि नोट्स मीन्स अगर आपको कहीं पर नोट्स दिखे तो आप समझ जाइएगा उसमें क्या ऑब्जेक्टिव छुपा हुआ है। तो नोट्स में क्या बताया गया है, ताप बढ़ने पर क्रांतिक कोण का मान बढ़ता है। अगर हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं, अगर आपको इस एग्ज़ाम में ये पूछने वाला प्रश्न है कि ताप बढ़ने पर क्रांतिक कोण के मान में क्या बदलाव आता है, ऑप्शन दे देगा, क्रांतिक कोण का मान बदलेगा, नहीं बदलेगा, स्थिर रहे, या कुछ भी थोड़ी मात्रा में बढ़ेगा, या ऐसे कुछ दे दे। तो आप तो जानते हैं कि ताप बढ़ने के साथ साथ क्रांतिक कोण का मान बढ़ता है। अगर आपको पता होगा तो आप उसे आसानी से बना पाएंगे। तो आई होप आपको क्रांतिक कोण अच्छे से समझ में आ गया होगा। चलिए और कुछ फिगर को देखते हैं और चित्रों को भी देखते हैं और क्रांतिक कोण को समझते हैं। तो जैसा कि हम नॉर्मल रूप में देखते हैं, ये हमारा क्या हो गया, हमने आपतित किरण को इधर से न लेकर, जरूरी नहीं है कि हमारा आपतित किरण ऊपर से है, विरल माध्यम से सघन माध्यम में ही जाए, सघन से विरल में जा सकते हैं, हम कहीं पर भी आ सकते हैं माध्यम, कोई तो हमें पार करना है, ऐसा नहीं कि हमें ऊपर वाले माध्यम से लेना है। तो ये क्या हो गया, ये हमारा विरल माध्यम हो गया, या माध्यम 1 हो गया, नाम दे सकते हैं। ये हमारा सघन हो गया, माध्यम 2 हो गया। ठीक, तो आपतित किरण क्या हो गया हमारा, ये हो गया, ये सघन से गया, किस में गया, विरल में। तो विरल में गया तो क्या हो गया, अविलंब से क्या हो गया, दूर हट गया। ये तो हमारा हो गया नॉर्मल रूप। इसमें क्या होता है, आपतन कोण क्या होता है, क्रांतिक कोण से बड़ा होता है। नॉर्मली अगर आप देखते हैं कि अपवर्तन को पढ़ेंगे तो उसमें क्या होगा, आपतन कोण क्रांतिक कोण से बड़ा होगा। ये हमारा एक ऑब्जेक्टिव प्रश्न यहाँ से भी बन सकता है। अगर आप देखें, अगर ये तो हमारा नॉर्मल रूप हो गया, ठीक। अब हम क्या देखना है, अब हमें तो क्रांतिक कोण देखना है। तो क्रांतिक कोण को कैसे देखेंगे, ये हमारा आपतित किरण हो गया, ठीक। तो ये कैसे जाएगा, ये हमारा इस साइड अपवर्तित हो जाएगा, ठीक। ये हमारा अपवर्तित हो जाएगा, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, कोई एंगल बनाएगा, परंतु हमें क्या चाहिए, हमें अपवर्तित क्या चाहिए, 90 डिग्री चाहिए। तो ठीक, तो 90 डिग्री के लिए क्या होगा, यह इसी रेखा पर अपवर्तित हो जाएगा। ये हमारा अभिलंब हो गया और ये इसी रेखा पर अपवर्तित हो गया। तो अभिलंब और अपवर्तित किरण के बीच बनी कोण को क्या कहते हैं, अपवर्तन कोण कहते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पर अपवर्तन कोण क्या है, हमारा 90 डिग्री दिया हुआ है, यानी कि यह क्या है, क्रांतिक कोण का फिगर है। आपको कहीं क्रांतिक कोण के बारे में लिखने को बोल दे, तो आपको डिफिनेशन दे देना है, किसे सूचित करते हैं ये दे देना है, आर बराबर 90 डिग्री, तो आई बराबर आई सी ये लिख देना है। और इस फिगर को बस क्या करना है, अगर आपको एग्जाम में पूछ दे तो बस सिर्फ इसी फिगर को आपको बना देना है, इसको नहीं बनाना है। इसको मैंने आपको समझने के लिए बनाया है कि किस प्रकार हम नॉर्मल रूप से क्रांतिक कोण के रूप तक जाते हैं, कैसे देखते हैं कि नॉर्मल में हमारे किस तरह का फिगर होता है और क्रांतिक कोण जाते जाते हमारा किस टाइप का फिगर हो सकता है। आप देख सकते हैं ये हमारा अपवर्तन कोण है, अभिलंब और अपवर्तित किरण के बीच बना हुआ है, तो आर है तो अपवर्तन कोण है। यहाँ पर हमें एंगल नहीं पता है तो यहाँ पर हमने आर रख दिया, परंतु यहाँ पर हमें एंगल पता है, ये हमारा अपवर्तित किरण हो गया, ये हमारा अभिलंब हो गया। हमें साफ साफ दिख रहा है कि इन दोनों के बीच का क्या है, एंगल 90 डिग्री है। और हमारा कंडीशन क्या था, अगर 90 डिग्री एंगल आ जाए अपवर्तित में तो वो क्या होता है, क्रांतिक कोण होता है। तो आई होप इस फिगर के द्वारा आपको क्रांतिक कोण अच्छे से समझ में आ गया होगा। क्रांतिक कोण में क्या होता है, आपतन कोण क्रांतिक कोण के बराबर होता है। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा पूर्ण आंतरिक परिवर्तन किसे कहते हैं। तो नाम से हमें पता चल रहा है, पूर्ण आंतरिक परिवर्तन, पूर्ण यानी पूर्ण रूप से, आंतरिक यानी अंदर की ओर, परिवर्तन यानी परिवर्तित हो जाना, यानी कि जो किरण पूरी तरह से आंतरिक भाग में परिवर्तित हो जाए उसे हम पूर्ण आंतरिक परिवर्तन कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल में भी डिफिनेशन में भी देख सकते हैं। ऐसे तो मैंने आपको नॉर्मली रूप से डेफिनेशन बता दिया है, अब जानते हैं इसके विस्तारित रूप डिफिनेशन को। देखिए, यदि किसी सघन माध्यम में आपतन कोण का मान क्रांतिक कोण के मान से थोड़ा सा बढ़ा दिया जाए,
क्रांति कोण कितना है हमारा 90 डिग्री है। उससे हमें क्या करना है, आपतन कोण का मान क्या करना है, थोड़ा क्या करना है, उससे भी बढ़ा देना है। 90 से क्या करना है, 91, 92, 95, 100 कुछ कर दीजिए, थोड़ा सा बढ़ा देना है। तो आप देखेंगे कि प्रकाश की किरण उसी माध्यम में अपवर्तित हो जाती है। यानी कि हमारा सघन माध्यम से प्रकाश गया तो हमने क्रांति कोण को बढ़ा दिया, ये हमारा सघन माध्यम से प्रकाश गया। क्रांति कोण इतना है, इसी रेखा पर है। अगर हम इसे थोड़ा एक्स्ट्रा कर देंगे, इधर करेंगे तो ये हमारा कम हो जाएगा। ये कुल पूरा हमारा क्या है 90 डिग्री, इधर कर देंगे तो 90 में डिवाइड हो जाएगा, यानी कि हमारा बढ़ जाएगा। तो हमें क्या करना है, इसमें हमें बढ़ाना है। तो चलिए इसके लिए देखते हैं क्या करेंगे। बढ़ाने के लिए हम इस रेखा को न लेकर इसके नीचे की ओर जाएंगे। ठीक, नीचे की ओर जाने पर आप देख सकते हैं ये हमारा सघन माध्यम है, यानी कि ये रेखा के नीचे का पूरा एरिया क्या है, सघन है, और ऊपर का क्या है, विरल है। तो आप देख सकते हैं कि इसी माध्यम में प्रकाश आया और इसी माध्यम में क्या हुआ, लौट गया। तो इस प्रकार की क्रिया को क्या कहते हैं, हम पूर्ण आंतरिक परिवर्तन कहते हैं। आइए और भी आप इसी अच्छे से डीपली से समझने की कोशिश करते हैं। आई होप आपको इन सभी फिगर को देखकर अच्छे से समझ में आ जाए। ये तो आपने जाना ही, ये हमारा नॉर्मली होता है, जिसमें आपतन कोण क्रांति कोण से बड़ा होता है। ये होता है हमारा क्रांति कोण, जिसमें आपतन कोण क्रांति कोण के बराबर होता है। इसमें देखिए ये मेरा क्या हो गया, हमारा आपतित किरण हो गया, ये हमारा आपतित किरण हो गया। ठीक, ये हमारा आपतित किरण हो गया। ये तो हमारा यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर हमारा 90 डिग्री हो जाएगा, यानी कि क्रांति कोण। हमें क्या करना है, 90 डिग्री से एक्स्ट्रा लेना। अगर हम इधर की हो जाएंगे तो इसमें क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। ये हमारा पूरा 90 है, इसमें कुछ एंगल में बढ़ जाएगा, इसमें तो डिवाइड हो गया। हमें क्या करना है, हमें 90 डिग्री से और आगे की ओर बढ़ाना है। तो क्या करेंगे, इधर जाएंगे। इधर जाने पे देख रहे हैं आप, थोड़ा सा भी इधर जाइए, ऐसा नहीं कि आपको इस लाइन से क्या करना है, थोड़ा क्रॉस ही कर जाना है। तो आप देख सकते हैं ये हमारा सघन है, ये हमारा माध्यम क्या है, सघन है। मान लीजिए कि इसका नाम हो गया हमारा जल, ये हो गया हमारा हवा। तो ऐसे भी हम जानते हैं कि हवा हमारा विरल है और जल हमारा क्या होता है, सघन होता है। तो आप देख सकते हैं कि जल में गया आपतित किरण और जल में ही वापस लौटा है। आप देख सकते हैं कि यह सघन माध्यम में गया और सघन माध्यम में ही वापस लौटा है। तो इसके डिफिनेशन में भी था कि आपतन कोण का मान क्रांति कोण से थोड़ा बढ़ा दें तो प्रकाश की किरण उसी माध्यम में वापस लौट जाती है, जिस घटना को हम क्या कहते हैं, पूर्ण आंतरिक परिवर्तन कहते हैं। ऐसा नहीं कि आपको सघन ही लेना है, उसी माध्यम बोला है, ये डिनोट नहीं किया कि हमें सघन ही लेना है। आप इधर से प्रकाश लाए तो इधर ही जाएगा। यानी कि अगर आपको देखिए, मान लीजिए कि हम प्रकाश नीचे से न लाकर हम ऊपर से लाएँ। ठीक, ये हमारा हो गया, इधर हो गया हमारा क्रांति कोण। आप परिवर्तित हुआ, विलम्ब हुआ, ये हमारा क्रांति कोण हो गया। तो क्रांति कोण से क्या करना है, हमें बढ़ाना है। तो चलिए क्रांति कोण से क्या कहते हैं, बढ़ा देते हैं। बढ़ाने पर हमें क्या देखा कि ये हमारा विरल में आया और विरल में ही चला गया। डिफिनेशन में बोला है उसी माध्यम में, वहाँ पर ये नहीं बताया है कि विरल बोल रहा है कि सघन बोल रहा है, बस ये उसी माध्यम बोला है, यानी कि जिस माध्यम में आएगा उसी माध्यम में चला जाएगा। ये ज़रूरी नहीं है कि सघन में आए तो सघन में ही जाए, विरल में आए तो इसे विरल में ही आना चाहिए या सघन में ही आना चाहिए, ये बात को उसने जिक्र नहीं किया है। तो एक पूर्ण आंतरिक परिवर्तन को तो हमें नहीं समझ गया। पूर्ण आंतरिक परिवर्तन में क्या होता है, क्रांति कोण आपतन कोण से क्या होता है, बड़ा होता है। डिफिनेशन में दिया गया है कि क्रांति कोण का मान थोड़ा सा बढ़ा दिया जाए, तो आपतन कोण इसमें छोटा होता है और क्रांति कोण बड़ा हो जाता है। क्योंकि क्रांति कोण तो 90 डिग्री पर स्टॉप है, परंतु इसमें क्या किया, 90 से एक्स्ट्रा लिया है। तो क्रांति कोण तो जरूर ही बढ़ाया होगा 90 से एक्स्ट्रा, यानी क्रांति कोण के मान में वृद्धि हुई है, तो आपतन कोण के मान में कमी हुई है। तो इसमें क्या होता है, आपतन कोण क्रांति कोण से छोटा होता है। इन सभी स्थितियों को आप दोबारा समझ जाए, क्योंकि ऑब्जेक्टिव में पूछे जाते हैं। नॉर्मल में क्या होता है, आपतन कोण बड़ा होता है क्रांति कोण से, क्रांति में क्या होता है, आपतन कोण के बराबर हो जाता है, और पूर्ण आंतरिक परिवर्तन में क्रांति कोण आपतन कोण से बड़ा होता है। तो आई होप आपको यह सभी चीज़ें अच्छे से समझ में आ गई होंगी। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है पूर्ण आंतरिक परिवर्तन की शर्तों को लिखें। ये आपको एग्जाम में भी देता है कि पूर्ण आंतरिक परिवर्तन किसे कहते हैं, उनके शर्तों को लिखें। आपको क्या करना है, डिफिनेशन दे देना है, एक ही फिगर को बनाना है, इस फिगर को बनाना है, बस सिर्फ पूर्ण आंतरिक परिवर्तन वाले फिगर को बना देना है और इन शर्तों को लिख देना है। तो चलिए सबसे पहले जान लेते हैं कि वह शर्तें कौन कौन सी होती हैं। प्रकाश की किरण, पहला शर्त हो गया हमारा, प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम की ओर गमन करनी चाहिए। ये हमारा हो गया पहला शर्त है पूर्ण आंतरिक परिवर्तन के लिए।
अगर शर्त नहीं दिया रहता है तो हम किसी माध्यम में इसे गमन कराते हैं, परंतु इसमें क्या किया, इसमें कंडीशन डाल दिया है, सघन से क्या होना चाहिए, विरल माध्यम में ही गमन करना चाहिए। यानी कि जब भी बनेगा तो हमारा ऐसे ही बनेगा, ऊपर की ओर नहीं बनेगा, ये हमारा गलत हो गया, क्योंकि सघन बोला है तो सघन हम ऊपर रख सकते हैं, तो ये हमारा ऊपर की ओर बन जाएगा। सघन हम नीचे रखें तो नीचे की ओर। हमें क्या करना है, सघन और विरल देखना है, न कि ऊपर नीचे को गौर करना है। आपको बस सघन देखना है। सघन आप ऊपर रखिए माध्यम, या सघन माध्यम नीचे रखिए, बस आपको सघन माध्यम पर ही गौर करना है। तो इसमें हमें क्या करना था, इसमें हमें बस सघन माध्यम को देखना था, चाहे वो ऊपर हो या नीचे, उसे हमें कोई लेना देनी है। बस हमें प्रकाश की किरण क्या करना है, सघन माध्यम में आपतित कराना है और विरल माध्यम में अपवर्तित कराना है, यानी कि सघन से विरल की ओर उसको गमन करा देना है। सेकेंड कंडीशन क्या होता है इसका, पूर्णांतिक परिवर्तन के लिए आपतन कोण का मान क्रांतिक कोण से क्या होना चाहिए, अधिक होना चाहिए। जैसा कि मैंने अभी बताया था कि क्रांतिक कोण के मान से थोड़ा एक्स्ट्रा होना चाहिए, यानी कि 90 डिग्री से थोड़ा अधिक होना चाहिए। जैसे कि आप देख सकते हैं कि आई का मान क्या होता है, आई सी से क्या होता है, छोटा होता है। तो चलिए अब हम जानते हैं कि दैनिक जीवन में पूर्ण आंतरिक परिवर्तन के उदाहरण। आप दैनिक जीवन में कैसे पूर्ण आंतरिक परिवर्तन को देख सकते हैं। ऐसे तो आपने दैनिक जीवन में पूर्ण आंतरिक परिवर्तन को देखा ही होगा, परंतु आपको समझ में नहीं आया होगा वो हमारे साथ जो हो रहा है वो पूर्ण आंतरिक परिवर्तन है कि क्या है। तो चलिए आज हम आपको क्लियर कर देते हैं कि आपने दैनिक जीवन में पूर्ण आंतरिक परिवर्तन को कैसे देखा है, तो किस कारणों से हम उसे देख सकते हैं। अगर आपने नहीं देखा हो तो किस कारण से आपको पता चलेगा कि यह पूर्ण आंतरिक परिवर्तन है। पहला इसका नंबर आता है मरीचिका। तो देखिए मरीचिका होता क्या है, रेगिस्तान में अगर कोई देखिए व्यक्ति क्या होता है, रेगिस्तान में मान लीजिए कोई व्यक्ति चल रहा है, उसे लगता है अगर उसे बहुत तेज प्यास लगी भी रहती है तो उसे लगता है कुछ दूर पर नहीं वहाँ कुछ चमक रहा है, शायद ही वहाँ कुछ पानी होगा, ऐसा कुछ उसे महसूस होता है, परंतु वहाँ पर पानी होता नहीं है, बस उसका कुछ भ्रम होता है। यह भी क्या होता है, यह हमारा होता है पूर्ण आंतरिक परिवर्तन के द्वारा। तो सबसे पहले हमने जाना मरीचिका किसे कहते हैं, आइए डिफिनेशन के थ्रू भी जान लेते हैं। देखिए रेगिस्तान में गर्मी के दिनों में लोगों को कुछ दूरी पर पानी होने का भ्रम हो जाता है, लेकिन वास्तविकता में वहाँ कोई पानी नहीं होता। यह भ्रम प्रकाशीय घटना के कारण होता है, यानी कि प्रकाश के कारण होता है। इस भ्रम को क्या कहते हैं, हम मरीचिका कहते हैं हम। तो चलिए देखते हैं कि यह प्रकाशीय घटना होती कैसे है। अगर आपको एग्जाम में पूछ दे कि हमें रेगिस्तान में कुछ दूर पर पानी होने का भ्रम क्यों होता है, ये आपको अगर क्वेश्चन में दे दे, ऐसा तो हम जानते हैं कि आपको पूर्ण आंतरिक परिवर्तन के कारण होता है। अगर आपको 2 नंबर में दे दे तो आप इसे सीधी से लिख सकते हैं कि ये हमें पूर्ण आंतरिक परिवर्तन के कारण से बनाकर लिख सकते हैं कि रेगिस्तान में कुछ दूर पर पानी होने का भ्रम हमें प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परिवर्तन के कारण होता है, ऐसा कुछ। परंतु अगर आपको इसको 5 नंबर में लिखने के दे तो चलिए अब हम बताते हैं, अगर आपको यह 5 नंबर में ब्रीफ वाले दीर्घ उत्तरीय प्रश्न में आ जाए तो आपको क्या करना है। तो सबसे पहले तो इसका मेन कंडीशन लिख लेंगे हम, रेगिस्तान में कुछ दूरी पर जलाशय या पानी होने का भ्रम प्रकाश के पूर्ण आंतरिक के कारण होता है। चलिए अब हम देखते हैं कि रेगिस्तान में पूर्ण आंतरिक परिवर्तन कैसे होता है। तो चूँकि हम जानते हैं कि गर्मी के दिनों में रेत क्या होती है, रेगिस्तान है तो वहाँ पर बालू होता है, रेत होता है, वो क्या होता है गर्मी के दिन में गर्म हो जाता है, जिसके कारण रेत के पास की वायु भी गर्म हो जाती है। अगर मान लीजिए कि रेत हमारा गर्म है तो उससे होकर जो हमारा वायु गुजरेगा वो भी तो हमारा हीट हो जाएगा, गर्म हो जाएगा। इससे क्या होता है, रेत के पास वाली वायु का घनत्व क्या होता है, अगर वायु का अगर गर्म होता है तो उसका घनत्व कम हो जाता है। कैसे घनत्व मीन्स अधिक घनत्व कैसे होता है, यानी कि जब ठंडा हो उसमें कुछ पानी की बूंदे टाइप्स हो, परंतु क्या होता है जब वो गर्म हो जाता है तो बूंदे क्या हो जाती है, वाष्प बन जाती है, उसमें क्या होता है ज़्यादा डिस्टेंस हो जाता है, जिस कारण उसका घनत्व कम हो जाता है। और यह वायु विरल माध्यम के भांति व्यवहार करती है। मैंने अभी आपको बताया कि उसमें जो जल की बूंदें हो जाती है वो वाष्प बनने लगती है और घनत्व भी कम हो जाता है। तो वाष्प मीन्स हवा क्या होता है, विरल माध्यम होता है, उसमें प्रकाश क्या होता है, आसानी से पार कर जाता है। और ऊपरी वाली परत अपेक्षाकृत ठंडी होती है। ऊपरी वाली परत मतलब क्या बोल रहे हैं, हवा। जैसे कि हम जानते हैं कि वायुमंडल में क्या होता है, हवा होता है। ऐसा नहीं कि वो नीचे ही सिर बहता है, ऊपर नहीं बहता है, या हमारे सिर के ऊपर बहता है, पैर तरफ नहीं बहता है, ऐसा नहीं होता है। वो सभी दिशाओं में बहता है, ऊपर नीचे चारों तरफ बहता है, परंतु उसकी सीमा होती है। आपने ज्योग्राफी में पढ़ा होगा कि कुछ हाइट पर जाने के बाद वहाँ पर वायु नहीं होता है।
तो क्या होता है, नीचे वाले जो रेत के बिल्कुल नज़दीक होती है वो गर्म होती है, परंतु जैसे जैसे ऊपर ऊपर भी तो हवा है ना, ऊपर वाली क्या होती है उसकी तुलना में वो भी गर्म होती है, परंतु अगर तुलना करें तो वो उससे थोड़ी ठंडी होती है, उससे अपेक्षा ठंडी होती है, क्योंकि वो गर्म के ज़्यादा नज़दीक है। अगर आप घर में ही देख लीजिए, गैस पर गैस जला लीजिए, एक क्या कीजिए, एक माचिस की तीली को नज़दीक रख दीजिए, ऊपर रख दीजिए, तो क्या होगा, ज़्यादा, या एक छड़ को ले लीजिए, तो ज़्यादा घर में ज़्यादा जल्दी गर्म कौन होगा, नीचे वाला ही होगा, ऊपर वाला तो होगा ही नहीं, वो थोड़ा हाइट है, या तुलना करेंगे तो ऐसे तो दोनों गर्म हो जाएगा, परंतु ऐसा आप क्रियाकलाप कीजिएगा नहीं, क्योंकि छड़ बहुत गर्म हो जाता है, जिससे हमें नुकसान भी होता है। ऐसे नॉर्मली रूप में आप देख सकते हैं कि ऊपर वाला क्या होता है, नीचे वाले की तुलना में अपेक्षाकृत क्या होता है, थोड़ा ठंडा होता है, जिससे ठंडा होता है तो क्या होता है, इसका घनत्व अधिक होता है, यानी कि वो सघन माध्यम होता है, उसमें प्रकाश अधिक पार नहीं करता है। तो इतना तक तो आपने जान लिया होगा कि जो रेत के काफ़ी नज़दीक हो वो गर्म होता है, गर्म होता है विरल होता है, विरल होता है तो प्रकाश अधिक पार करता है। ऊपर वाला भी गर्म होता है, ऊपर का वायु भी गर्म होता है, परंतु अपेक्षा करें तो वो थोड़ा ठंडा होता है, इसलिए उसका घनत्व भी थोड़ा अधिक होता है, और वो थोड़ा इसलिए सघन भी होता है। तो आई होप आपको इतना तक समझ में आ गया होगा। अगला है हमारा, आगे देखिए, जब किसी पेड़ या पंछी के ऊपरी भाग का कोई प्रकाश की किरण ऊपरी भाग से, मान लीजिए कोई पेड़ है, ये पेड़ है, वृक्ष है, इसका ऊपर भाग है, ये हमारा जड़ है, ऊपरी भाग से अगर प्रकाश आता है, तो अगर ऊपरी भाग का प्रकाश आएगा तो वो ऐसे आएगा, ये हमारा रेत है, तो ये हम जानते हैं कि विरल माध्यम है, मान लीजिए कि ये हमारा विरल है, और ये हम जानते हैं कि सघन है। आप देख सकते हैं कि ये क्या हो रहा है, सघन से विरल में जा रहा है। तो पूर्ण आंतरिक परिवर्तन का ये तो पहला शर्त को क्या किया, फॉलो किया, तो जिस कारण क्या होता है, पूर्ण आंतरिक परिवर्तन होता है, क्योंकि उसका शर्त ही था, अगर सघन माध्यम में कोई भी प्रकाश सघन माध्यम से विरल में जाए तो पूर्ण आंतरिक परिवर्तन होगा, तो इसमें पूर्ण आंतरिक परिवर्तन हुआ। तो पूर्ण आंतरिक परिवर्तन में क्या होगा, इसका प्रतिबिंब जस्ट ऐसे ही इधर मान लीजिए जड़ हो जाएगा, ये वृक्ष हो जाएगा, इसका प्रतिबिंब हमें इधर ही बन जाएगा। तो जब इसका प्रतिबिंब बनता है, तो इसे कोई दूर से देखता है, ऐसा लगता है, ये क्या होता है, ये धूप की वजह से क्या था, चमकता है, तो दूर खड़े इंसान को क्या लगता है, वहाँ पर पानी है, परंतु वहाँ पर पानी नहीं होता है, वहाँ पर किसी चीज़ का प्रतिबिंब बना होता है, वास्तविक रूप से प्रतिबिंब बना होता है। इसी भ्रम को क्या कहते हैं, मरीचिका कहते हैं। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। इतना तक तो आपने जान लिया कि रेत के निकट वाली वायु गर्म, गर्म तो विरल, और ऊपर वाली सघन, सघन तो ऊपर वाली हमारी ठंडी तो सघन, ठीक। तो क्या होगा, पेड़ अगर ऊपर है तो ऊपर से हवा आया तो किससे आया, तो सघन से विरल में आया, तो सघन से विरल में आया तो क्या हो गया, सघन से विरल में आया तो प्रकाश के पूर्णाधिक परिवर्तन का पालन किया, और पूर्णाधिक परिवर्तन का पालन किया तो प्रतिबिंब बना, परंतु प्रकाश की वजह से वो थोड़ा चमकता हुआ दिखाई दिया, तो दूर खड़े इंसान को लगा, दूर खड़े कोई व्यक्ति को लगता है कि वहाँ पर पानी है या जलाशय है, परंतु वहाँ पर पानी या जलाशय नहीं होता है, वहाँ पर प्रतिबिंब बनता है, वो हमें चमकीला प्रतीत होता है। इसी भ्रम को क्या कहते हैं, इसी भ्रम को हम मरीचिका कहते हैं। यहाँ पर सॉरी परिचिका लिखा गया है, परंतु आप इसे मरीचिका अच्छे से सुधार लें। आप फिगर में भी देख सकते हैं, ये हमारा क्या, ये हमारा रेत हो गया, ये हमारा रेत हो गया, ये हमारा गर्म गर्म हो गया, गर्म हवा हो गया, ये हमारा ठंडा वायु हो गया, और ये हमारा कोई व्यक्ति है जिसका आँख है, वो क्या किया, वो इसे देखा, ठीक, वो रेत को देखा, यहाँ पर तो रेत है, वो रेत को देख रहा है, तो यहाँ पर एक क्या हो रही है, प्रकाश की किरण आ रही है, जो क्या हो रही है, कूल एयर सघन माध्यम से क्या हो रही है, विरल माध्यम में जा रही है, तो विरल माध्यम में गई तो इसका प्रतिबिंब, ये हमारा इसका प्रतिबिंब बन गया। तो हम तो देख रहे हैं रेत को, परंतु हमें क्या कर रहे हैं, हमें यह चमकीला चमकता हुआ कोई चीज़ दिखाई दे रहा है, तो हमें लगा कि यहाँ पर जल होता है, हमें इसी कारण जो ये हमें चमकता हुआ दिखाई देता है, तो दूर से खड़े इंसान को लगता है वहाँ पर जल है, परंतु वहाँ पर जल नहीं होता है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। ये हमारा गर्म हवा, ये ठंडा हवा, प्रकाश की किरण आई, ठंडा से गर्म में गई, जिस कारण इसका एक प्रतिबिंब बनाया, हमने देखा रेत को, परंतु हमें इस चमकीले पदार्थ तरफ दिखा तो लगा कि यहाँ पर पानी है, परंतु यहाँ पर वास्तविक रूप से पानी नहीं होता है, ये हमारा सिर्फ भ्रम होता है, जिसे हम मरीचिका कहते हैं। इस चीज़ को आप रेगिस्तान में अच्छे से देख सकते हैं। तो आई होप आपको मरीचिका अच्छे से समझ में आ गया होगा।
और आप एग्जाम्पल देख सकते हैं, यहाँ पर हमारा वृक्ष है, यहाँ पर कोई व्यक्ति खड़ा हुआ है, ये हमारा ठंडा वायु है ऊपर, ये हमारे नीचे गर्म वायु है। हमने क्या किया, हमने वृक्ष को देखा, परंतु यहाँ पर क्या हो रहा है, इसका प्रतिबिंब बन रहा है। तो हमें यह यहाँ पर कुछ चमकता हुआ दिखाई देता है, जिससे हमें लगता है कि यहाँ पर जल है, जल का वाष्प होता है, जिसे हम मरीचिका कहते हैं, परंतु वास्तविक रूप से वह किसी चीज़ का प्रतिबिंब ही होता है। आप इस डेफिनेशन से भी, इस फिगर से भी अच्छे से समझ सकते हैं। आई होप आपको दोनों फिगर से अच्छे से समझ में आ गया होगा, आपको मरीचिका का कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा, किस प्रकार हमें रेगिस्तान में मरीचिका का पता लगता है। अगला पूर्ण आंतरिक परिवर्तन का दैनिक जीवन में उदाहरण देख सकते हैं। पानी में हवा के बुलबुले का चमकना। आपने देखा होगा बच्चे जब ये छोटे, पहले हम छोटे देखा होगा कि कुछ हवा के बुलबुले होते हैं जो कि हमें चमकते हुए दिखाई देते हैं। तो क्या होते हैं, वो पानी के बुलबुले होते हैं, परंतु वो हवा के बुलबुले बने होते हैं और पानी में हमें चमकते हुए दिखाई देते हैं। ये भी किस कारण होता है, ये भी हमें पूर्ण आंतरिक परिवर्तन के कारण होता है। देखिए कैसे हवा में पानी में हवा का बुलबुला प्रकाश के अपवर्तन के कारण चमकता है। इसका तो मेन हमारा हो गया, या प्रकाश के पूर्ण अपवर्तन के कारण हमारा चमकता है। जब पानी से हवा में प्रकाश की घटना होती है तो बुलबुले के बाहरी सतह पर पूर्ण आंतरिक परिवर्तन होता है। यानी कि जब हमारा पानी से, ये तो हमारा ये जो आप देख सकते हैं कि हमारा बलून है, ये किससे बना होता है, ये हमारा पानी का होता है। तो जब ये पानी से अंदर क्या होता है, इसका हवा होता है, पानी से हवा में जाएगा तो पानी क्या हो गया हमारा सघन, हवा क्या हो गया हमारा विरल। तो क्या होगा, पूर्ण आंतरिक परिवर्तन की घटना होगी। तो पूर्ण आंतरिक परिवर्तन क्या की घटना के कारण क्या होगा, ये बुलबुला हमारा हवा का बुलबुला क्या हो गया, हमें चमकता हुआ दिखाई देने लगता है। आप देख सकते हैं सभी क्या होते हैं, ये हमारे पानी में हवा के होते हैं बुलबुले, हवा एयर द्वारा क्या होते हैं, फूले होते हैं, परंतु यह पानी के होते हैं। तो इसमें से अगर प्रकाश आया तो ये सघन से विरल में गया, अंदर इसके हवा भरा है, बाहरी सतह पर तो क्या है, पानी है, अंदर में इसके वायु होता है, परंतु बाहरी सतह पर जल ही होता है। तो जल से हवा में जा रहा है, यानी कि सघन से विरल में जा रहा है, सघन से विरल में जा रहा है, तो क्या हो रहा है, पूर्ण आंतरिक परिवर्तन हो रहा है, जिस कारण यह हमें चमकता हुआ दिखाई दे रहा है। तो ये भी आप दैनिक जीवन में देखे होंगे, जो कि क्या होता है, पूर्ण आंतरिक परिवर्तन के कारण यह घटना होता है। अगला हो गया पूर्ण आंतरिक परिवर्तन का हमारे दैनिक जीवन में कांच में पड़ी दरार का चमकना। अगर आपने देखा होगा कि कांच में पड़ी क्या क्या होती है, दरार। अगर हमारे कांच में दरार पड़ जाता है, कांच हमारा चटक जाता है, थोड़ा सा पूर्ण रूप से टूटना नहीं चाहिए, थोड़ा सा दरार आना चाहिए, तो हमें चमकता हुआ दिखाई देता है। यह किस कारण होता है, यह भी होता है हमारे पूर्ण आंतरिक परिवर्तन के कारण। कैसे, देखिए जब खिड़की में लगा कांच चटक जाता है तो उसमें दरारें पड़ जाती है। तो अगर उस दरारें पड़ जाती है जिनमें हवा की पतली परत आ जाती है, उन दरारों में क्या होता है, हवा की पतली परत आ जाती है, जिस कारण यह दरार देखने में हमें चमकीला दिखाई पड़ता है। इस कारण हमें दरार क्या होता है, चमकीला दिखाई देता है। इसका कारण क्या होता है, इसका कारण यह होता है कि दरार पर पड़ने वाली प्रकाश की टेढ़ी किरणें वायु की परत में नहीं जा पाती, बल्कि कांच वाली वायु सीमा पृष्ठ से पुनः परिवर्तित होकर हमारी आंखों तक पहुंचता है, जिसके कारण हमें कांच में पड़ी दरारें चमकती हुई दिखाई देती है। देखिए कैसे होता है, ये हमारा कांच है, मान लीजिए कि हमारा कांच है, इसमें दरारें पड़ गई हैं, ये इसमें दरारें पड़ गई है, दरारों में क्या है, हवा है, हवा है, तो क्या होता है, प्रकाश हवा को पार नहीं करता है, वो कांच और हवा के पृष्ठ पर, यानी कि ये कांच हो गया और ये हवा हो गया, ये दोनों के मेन पृष्ठ पर रहता है, ना ही कांच को पार करता है ना ही दरार को पार करता है, बल्कि उनकी ऊपरी पृष्ठ पर, इसकी सीमा पृष्ठ पर, सीमा पर ही रहता है, इसके अंदर नहीं जाता है। तो उसकी पृष्ठ पर से ही क्या होता है, परिवर्तित हो जाता है, और ये जो परिवर्तित होकर प्रकाश हमारी आंखों तक पहुँचता है, तो हमें कांच की में पड़ी दरार क्या होती है, चमकती हुई दिखाई पड़ती है। तो स्टूडेंट कैसा लगा आज का हमारा यह क्लास, आई होप आपको आज का हमारा क्लास अच्छे से समझ में आ गया होगा। आज क्लास में हमने कर्णांतिक कोण के बारे में, पूर्णांतिक परिवर्तन और दैनिक जीवन में पूर्णांतिक परिवर्तन को अच्छे से पढ़ा और समझा।
आई होप आपको आज का हमारा क्लास अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें, कमेंट करें और दोस्तों के साथ शेयर करें। तो चलिए मिलते हैं अपने नेक्स्ट क्लास में। आज के लिए बस इतना ही।